हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड ईसीपी। एंड आज का वीडियो है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, EIA। ये जो टॉपिक है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कर रहा है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर एंड जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम। उसके सिलेबस में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिफोर आई गो फॉरवर्ड, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जैसा नेम इसका शो कर रहा है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, छोटा प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट, तो पहले उसकी इन्वायरमेंट असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट मतलब चेक करना कि ये जो तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन, हाईवे, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, अलग अलग प्रोजेक्ट इसमें आते हैं, उससे एनवायरनमेंट पे कितना इम्पैक्ट आएगा, एनवायरनमेंट कितना डिग्रेड हो सकता है। नाम जो है वो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप का असेसमेंट किया जाता है। ओनली एनवायरनमेंट का नहीं किया जाता, सोशल किया जाता है, इकोनॉमिक किया जाता है, और कुछ और भी इसके फीचर्स हैं जो चेक किए जाते हैं। तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर जो लोग रहने वाले हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां तुम प्रोजेक्ट लगाने वाले हो, उनके लोगों की लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या चेंज आ सकता है, उस सारे का असेसमेंट किया जाता है। स्क्रीनिंग की जाती है, स्कोपिंग की जाती है, फिर मॉनिटरिंग की जाती है, अप्रेजल किया जाता है। अलग अलग स्टेजेस हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की। और ये भी देखा जाता है कि क्या हमारे पास कुछ अल्टरनेट और इसका हो सकता है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट से, अगर सपोज एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, तो क्या इसका कोई और अल्टरनेट हो सकता है। बहुत अच्छे 25 पेज के नोट्स हैं अलॉन्ग विद क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड बैंक ने इसको कब लिया, सबसे पहले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किस कंट्री में आया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, और जो टर्मिनोलॉजीज़ है उनका मीनिंग क्या है, ये सारा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो आप इसको डॉक्यूमेंट को ज़रूर डाउनलोड करके, इसको डॉक्यूमेंट लेके, और फिर इसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना, गो थ्रू करना है इसका। ये 2 एग्ज़ाम्स निकले हैं पंजाब में, जिनका एग्ज़ाम सितंबर में 2024 सितंबर में इसका एग्ज़ाम है। आई थिंक आपके पास 2 मंथ हैं अभी, आप इसका अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर है, जो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, इस एग्ज़ाम का छोटा सा पहले मैं आपको सिलेबस का, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन आएंगे और उनके मार्क्स हैं 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, और उसमें से 100 क्वेश्चन आपका पार्ट ए है और 20 क्वेश्चन पार्ट बी है। पार्ट ए के सिलेबस में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर एयर पॉल्यूशन का है, तो हमने इसके मैराथन वीडियोज़ के थ्रू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनका मैराथन वीडियोज़ योरपीडिया ने बनाया है, उसको पॉजिटिवली आप देख के जाएं, सो दैट आप इसमें अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें। जो सेकंड चैप्टर है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप अपना इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, और इसके सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो योरपीडिया ECP ने कवर किए हुए हैं। आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। ये ईच एंड एवरी टॉपिक आपको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना चाहिए। फिर तीसरा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वर्क। तो हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वर्क जो तीसरा टॉपिक है, वो भी काफ़ी डिटेल में रन ऑफ वगैरह सारे के सारा अच्छे तरीके से कवर किया है, और इसको भी आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना। फोर्थ टॉपिक है फ्रेंड्स आपका, जिसमें मैक्सिमम बच्चा डरता है, वो एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, काफ़ी टॉपिक्स हैं इसके अंदर जिनको आपको रिवाइज़ करना है। बायोस्फीयर, इकोसिस्टम क्या है, बायोस्फीयर क्या है, और बायोडाइवर्सिटी क्या है, और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के बारे में भी इसमें डिस्कस किया हुआ है। इसी में जो लास्ट अगर आप लाइन देखेंगे तो उसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। मेरा आज का जो लेक्चर है वो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे ये होता क्या है। और आज का लेक्चर पूरे का पूरा आपके जो एग्ज़ाम है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो इस पोस्ट के लिए ये लेक्चर उसी के हिसाब से बनाया गया है, और क्वेश्चंस भी उसी के हिसाब से बनाए गए हैं। तो पहले समझते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या। देखो, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया होता क्या है, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन है जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP का फुल फॉर्म होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो
कीनिया एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, कीनिया, और कीनिया की जो कैपिटल है वो नैरोबी। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कैपिटल जो है वो कीनिया नैरोबी के अंदर है, और उसने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ये डेफिनेशन दिया था, टूल यूज टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। इससे पहले कि आप डिसाइड कर लो कि मेरे को प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो प्री डिसीजन में आप, प्री डिसीजन फेज में आप एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाते हो। तो क्वेश्चन आ सकता है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते कब हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद, या प्रोजेक्ट स्टार्ट के पैरेलल में, या प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले किया जाता है, और इसमें 3 डायमेंशन एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो क्या होगा उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट लगाने का एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, वो इसमें चेक किया जाता है। और इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, ह्यूमन इम्पैक्ट, सारी की सारी चीज़ों को इसमें चेक किया जाता है, वो इसका एस्पेक्ट है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों चेक करता है। ऐसा नहीं कि ओनली नेगेटिव इम्पैक्ट चेक करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसका, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, और सोशल इम्पैक्ट किसी प्रोजेक्ट के क्या हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या इम्पैक्ट को चेक करता है, ओनली एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट सोशल इकोनॉमिक, कौन से इम्पैक्ट को चेक करता है, क्या ये ओनली नेगेटिव को चेक करता है या पॉजिटिव भी चेक करता है, और किस फेज में इसको चेक किया जाता है। तो प्री प्लानिंग स्टेज में, बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, इसको आप चेक करते हो। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के डेफिनेशन में ये 3 पार्ट आते हैं, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल। ये जो इमेजेस आपको दी जाती हैं, ये आपको इस टॉपिक को याद करने में बहुत हेल्प करेंगी, सो दैट आपको आइडिया लगे कि इसके 3 डायमेंशंस हैं। कई बार कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी जरूर होती हैं जो आपको ध्यान से देखनी चाहिए, जैसे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली, मैन्युफैक्चरिंग आप जानते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को बोला जाता है। तो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग को बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि जो वर्कर हैं जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं, वो नेचुरल रिसोर्स का ढंग से यूज़ करेंगे और पोल्यूशन जिससे मिनिमाइज हो। अब इसमें 3 टर्म्स आती हैं फ्रेंड्स, आर आर आर। इन तीनों में 3 आर क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैं साउथ इंडियन मूवी RRR की बात नहीं कर रहा, मैं RRR जो आपका एनवायरनमेंट में यूज़ होता है, रिड्यूस द वेस्टेज, रीयूज़ द थिंग्स एंड रीसाइकल द थिंग्स, उसकी बात कर रहा हूँ, जिससे वेस्टेज मिनिमम होती है और एनवायरनमेंट आपका जो है वो कम से कम हैम्पर होता है। तो रिड्यूस, रीयूज़, रीसाइकल, मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्टेज करना है, और प्रोडक्ट्स को हमें रीयूज़ करना है, और रीसाइकल उनको हमें करना है। तो ये RRR में तीनों आर क्या होते हैं, इसको याद कर लेना, ये एग्ज़ाम के हिसाब से कई बार पूछा जाता है। थोड़ा सा हिस्ट्री इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की, और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, कैसे ये सारे का सारा चीज़ आया। देखिए 1900s में आप जानते हैं एक जो आपका फॉसिल फ्यूल हमने बर्न करना स्टार्ट किया, जो मशीन एरा आया वो 1850 के पास आया। लंदन उसका एपिसेंटर था, और लंदन से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1850 के आसपास। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो लोगों ने कोयले को बर्न करना स्टार्ट किया, तो एनवायरनमेंट जो बहुत ज़्यादा पोल्यूट करना स्टार्ट किया ह्यूमन बीइंग ने 1850 में किया। फिर लोगों को टाइम लग गया इसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट थे उसको समझने में, और 1992 में अर्थ समिट हुई थी, रियो डी जेनेरो समिट बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की हमने बात की। 1950 के आसपास लोगों ने ये रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था कि हम लोग एनवायरनमेंट को बेसिकली इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो ह्यूमन का डेवलपमेंट फेज़ है, ह्यूमन बीइंग जो डेवलपमेंट कर रहा है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। तो 1900 में बहुत सी पॉलिसीज़ वगैरह लोगों ने बनाना स्टार्ट की। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का बेसिकली पर्पज़ होता है कि एनवायरनमेंट को जो है वो डिग्रेड होने से रोका जा सके, और नो डाउट जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल बेनिफिट है वो तो लेने हैं, लेकिन एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे ना लिए जाए। 2-3 इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो फ्रेंड्स आपने याद करने हैं। सबसे पहले है, दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले एनवायरनमेंट के ऊपर एक लॉ बनाया, एनवायरनमेंट के ऊपर पॉलिसी बनाई, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेपा याद रखना है, 1969 में नेपा आया था, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट।
कई एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा गया है कि नेपा की फुल फॉर्म क्या है। याद रखना यहाँ पे जो पी टर्म है वो पॉलिसी है। यहाँ पे कई बार वो घुमा फिरा के नाम दे देता है, पोल्यूशन ये वो सब दे देता है, नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन दे देता है, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी दे देता है, नेशनल एनवायरनमेंट पोल्यूशन कुछ नाम ऐसा देता है। तो पी का मतलब पॉलिसी है। ये नेपा एक्ट 1969 में आया था। शुरू में नेपा को देखते हुए बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज और भी आगे आई, लेकिन कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जिनमें कोलंबिया और फिलीपींस थी वो भी आगे आई। फिर वर्ल्ड वाइड मिड 90s तक आते आते जो एंड 90s तक आते आते बहुत सी कंट्रीज़ ने EIA एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। 1989 में एक और माइलस्टोन क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने सारी दुनिया में सारी कंट्रीज़ में ये बोल दिया कि अगर आप हमसे फंडिंग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका प्रोजेक्ट कंट्री में वर्ल्ड बैंक फंड करे, सॉफ्ट लोन दे, चीप लोन दे, तो आपको एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उस प्रोजेक्ट का करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ वर्ल्ड बैंक से काफ़ी सपोर्ट लेती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ वर्ल्ड बैंक से पैसा लेती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अगर उनको ऐसा करना है तो वर्ल्ड बैंक तभी देगा अगर आपने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया है। तो ये एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा वर्ल्ड बैंक का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा डाटा, इंडिया ने EIA कब स्टार्ट किया। आप जानते हैं जो नीति आयोग आज है उसका पुराना अवतार था प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन ने 1978-79 में पहली बार EIA की बात की, जिसमें उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बोला कि आप रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका असेसमेंट करवाइए। क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन को ये पता लग चुका था, इंडिया के डेवलपिंग कंट्री को पता था कि अगर नेपा आया है, अगर बाकी कंट्रीज़ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो इंडिया को भी एनवायरनमेंट की बात करनी पड़ेगी। तो तीन चीज़ें याद रखनी है, नेपा 1969, इंडिया में कब आया 1978-79, और तीसरा क्या था आपका वर्ल्ड बैंक 1989। तो ये तीन डाटे आपने फ्रेंड्स याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के, करना क्यों चाहते हैं हम एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को। सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और सोशल इम्पैक्ट पता करना चाहते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के। कोई भी प्रोजेक्ट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर बनना है, कोई हाईवे बनना है, रोड बनना है, कुछ भी बनना है, बिल्डिंग बननी है, ब्रिज बनना है, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनना है, उसका हम एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिक तीन असेसमेंट करना चाहते हैं। सोशल मतलब लोगों की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमी मीन्स इससे डेवलपमेंट इकोनॉमी की कैसे होगी, एनवायरनमेंट कैसे इससे पोल्यूट होगा। और फिर हम गौज करेंगे कि भाई इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा है, जैसे कई जगह हमें रोड बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी तुम रोड बनाओगे तो नो डाउट तुम हिल्स को काटोगे, तुम वहाँ पे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करोगे, एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आप ये देखोगे कि रोड बनाने से लोगों की लाइफ कितनी बेनिफिशियल हो रही है, या वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना होगा, बिजनेस कितना डेवलप होगा। तो अगर आपका बेनिफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है उसका, तो आपने वो असेसमेंट करनी है। नंबर 2, प्रोजेक्ट का जो डिसीजन मेकिंग है इसके क्या कंसिक्वेंस होंगे। अगर आज हम इस प्रोजेक्ट को कर दें, आपको ध्यान होगा हमारे जो पुराने प्रेसिडेंट साहब थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने रिवर वैली प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा बात की थी। एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की वो बात करते थे। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर दो तरह के रिवर्स हैं, एक हिमालयन रिवर्स हैं जिनमें हमेशा पानी होता है पूरा साल, पेरेनियल रिवर्स हैं, और दूसरी साउथ इंडिया के रिवर्स जिनमें पानी उतरा नहीं होता। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, कई जगह फ्लड आ रहा है, कई जगह ड्रॉट होता है। जब बिहार में कोसी रिवर में फ्लड होता है तो साउथ की कई रिवर्स में पानी नहीं होता। तो क्या हम रिवर्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर एक रिवर के अंदर फ्लड आए तो दूसरे रिवर के अंदर उसका पानी चला जाए तो पूरे इंडिया में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसको रिवर इंटरलिंकिंग बोलते हैं। लेकिन जब इसका इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया, कौन सा असेसमेंट, एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिक। तो ये देखा गया कि रिवर इंटरलिंकिंग अगर करना है तो कई जगह लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, कई जगह जंगल कटेंगे, कई जगह पे आपका लैंडस्लाइड होगा, कई जगह आपका पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन होगा। तो इसका इम्पैक्ट ह्यूज है। इकोनॉमिक बेनिफिट कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट इसका ट्रेमेंडस होगा नेगेटिव वे में। तो क्या इसको हम करें कि ना करें। जब ये सारा सोचा गया तो लोगों ने फिर जो डिसीजन मेकर थे वो इस प्रोजेक्ट को आगे लेके नहीं आए। दैट मीन्स हम इसका इम्पैक्ट पहले ही करते हैं कि प्रोजेक्ट का डिसीजन लेने से पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना इम्पॉर्टेंट होता है। सो हमें बेसिकली एनवायरमेंटल
सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको करना है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के? प्रमोट फ्रेंडली एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। डिटेल्स, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट की डिटेल्स हमें पता लगें और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं जिनसे हम अल्टरनेट ढूंढें, जिनसे हमें पता लगे कि और कौन सा अल्टरनेट हम यूज़ करें सो दैट एनवायरनमेंट कम इम्पैक्ट हो। इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल इफेक्ट हम पता करें इन सब चीज़ों के। तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्यों किया जाता है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। अल्टरनेट हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट होगा, क्या इसका इम्पैक्ट कितना आएगा, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कैसा आएगा, और इसके हमें जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से कैसे इसको हम प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स जो हमने अभी डिस्कस किया उनके क्वेश्चंस। एज पर डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ यूएनईपी कौन सा असेसमेंट किया जाता है? सोशल, एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक या सारे? आंसर है ऑल ऑफ दीज। कौन सी कंट्री पहली थी जिसने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया? नीडलेस टू से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो नेपा लेके आए थे। और नेपा कौन से ईयर में आया? जो नेपा लॉ लेके आए थे, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट 1969। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? तो 78, 79 जब आपका प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो प्लानिंग कमीशन ने ये लेके आया। और सबसे पहले रिवर जो प्रोजेक्ट्स थे आपके, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, उनके थ्रू लेके आए। डेफिनेशन याद करनी है। A is the answer for that. Environmental, social, economic impact of the project prior to decision making. So A is the answer for that. कौन सा ऑब्जेक्टिव है EIA का? All these three are objective of environment impact assessment. To promote friendly long term growth, environment friendly long term growth, to evaluate the economic, social and economic impact, to provide the consequences of development project, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में यूज़ होती हैं। ये टर्मिनोलॉजीज में कुछ टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग। स्क्रीनिंग स्टेज वो होती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि क्या इस प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। स्क्रीनिंग स्टेज ऑफ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट टेल्स यू क्या इस प्रोजेक्ट का EIA की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। हर प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया जाता। कुछ एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं होते कि जिनका बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट आएगा, इसलिए उनका नहीं किया जाता। तो स्क्रीनिंग स्टेज में डिसाइड किया जाता है कि किस प्रोजेक्ट का हमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, किसका नहीं करना। स्कोपिंग स्टेज में ये डिसाइड किया जाता है कि और क्या अल्टरनेट हो सकते हैं, इसके क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं। ये डिटेल में थोड़ा डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं। तो अल्टरनेट और ऑप्शन क्या हो सकते हैं, अल्टरनेट सोल्यूशन क्या हो सकता है, सो दैट जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट है या तो उसको अवॉइड किया जा सके या उसको रिड्यूस किया जा सके। अल्टरनेट डिजाइन, अल्टरनेट टर्म है इसमें। स्क्रीनिंग ये बताता है कि करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो अल्टरनेट क्या हो सकते हैं इसके। और एक और चीज देखी जाती है कि अगर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होगा तो इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस कौन कौन सी हम वायलेट करेंगे, और हमें पब्लिक एंगेज करनी है, पब्लिक को भी हमें बताना है। तो स्कोपिंग में हम सारा डिस्कस करते हैं। स्क्रीनिंग करना है कि नहीं करना है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज टू बी डन और नॉट। Okay, if it is to be done, then scoping. What will be impact? Impact होगा क्या, इसका लीगल इम्पैक्ट, इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या क्या होगा, और अल्टरनेट क्या है, ये हम
करते हैं स्कोपिंग स्टेज में। तो स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, EIA रिपोर्ट फिर बनाई जाती है। एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट, EIA रिपोर्ट। और ये एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट जर्नल पब्लिक के लिए बनाई जाती है और ये नॉन टेक्निकल समरी होती है प्रोजेक्ट की, टेक्निकलिटीज नहीं डालते इसमें। एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट जो है वो जर्नल पब्लिक के लिए बनाई जाती है, सो दैट पब्लिक को बताया जा सके कि ऐसे को प्रोजेक्ट लग रहा है और उसका ये इम्पैक्ट होगा। और ये जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जिसका नाम है एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट, ये बेसिकली नॉन टेक्निकल समरी होती है पूरे प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट का, और इसको जर्नल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है। फिर डिसीजन ले लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग होता है। फिर डिसीजन मेकिंग के बाद मॉनिटरिंग, कंप्लायंस, वो सारा ऑडिटिंग सब होता है। तो इस टेबल में आपने देखा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के क्या क्या स्टेजेस हैं, एंड आई एम वेरी श्योर आपको इसमें से थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। स्क्रीनिंग स्टेज में अब आप इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। स्क्रीनिंग स्टेज में क्या होता है, ये इनिशियल स्टेज है, इसमें यह देखा जाता है कि क्या असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। यह देखा जाता है कि कौन सी कैटेगरी में ये प्रोजेक्ट आपका लाई करता है। ये समझ लो कि प्रोजेक्ट दो तरह के होते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट होते हैं। बी कैटेगरी प्रोजेक्ट दो तरह के होते हैं, B1, B2। जिन प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको B1 बोलते हैं। सो बेसिकली प्रोजेक्ट्स की कैटेगराइजेशन करना, ये ए प्रोजेक्ट क्या है, बी प्रोजेक्ट क्या है, B1, B2 प्रोजेक्ट क्या है, आगे आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन स्क्रीनिंग में आप प्रोजेक्ट को क्लासिफाई करते हैं, ए बी कैटेगरी में देखते हैं कि इसको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है, वो स्क्रीनिंग में होता है, इनिशियल स्टेज है। स्कोपिंग स्टेज में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होगा। स्कोपिंग में आप ये देखते हो कि अगर हमने प्रोजेक्ट किया तो एक्चुअल में क्या होगा। इसमें बहुत से लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ये देखो बहुत से लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं बैठ के, ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है। अब ये डिसाइड हो गया कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होगा, एनवायरमेंट इंपैक्ट होगा, अब इसकी असेसमेंट कर रहे हैं, अल्टरनेट क्या हो सकता है और क्या क्या कर सकते हैं और क्या होगा। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाना है, अगर नहीं करवाना है तो झगड़ा खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर करवाना है तो सारा डिस्कशन स्टार्ट होता है, कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, क्या क्या होगा। फिर इन सारे डिस्कशन के बेस पे एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट या एनवायरमेंट इंपैक्ट रिपोर्ट बनती है। जितना स्कोपिंग या डिस्कशन आपका इफेक्टिव होगा उतनी आपकी सारी की सारी असेसमेंट भी इम्पैक्ट आपका इफेक्टिव होगा। तो ये सारे का सारा चीज जो टेबल में था, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में जब आप प्रोजेक्ट प्लान डिस्कस करते हो तो ये प्रोजेक्ट का जो डिस्कशन होता है वो स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेस पे होता है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, वो स्क्रीनिंग। स्कोपिंग, उसके इम्पैक्ट क्या होगा। मिटिगेशन, कि उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, डाटा कैसे इकट्ठा करना है, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन करनी है, मिटिगेशन मेजर्स एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। अब आपने एनवायरनमेंट जब स्कोपिंग किया, स्क्रीनिंग के बाद स्कोपिंग हुआ, स्कोपिंग में जो डिस्कशन हुआ उसके बेस पे आपने रिपोर्ट बनाई जिसको एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट या एनवायरनमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। वो स्टेटमेंट फिर आपने पब्लिक को दी, फिर वो पब्लिक ने उस स्टेटमेंट को देखना स्टार्ट किया, पब्लिक हियरिंग, फिर आपने डिसीजन लिया, फाइनल डिसीजन लिया जाता है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान जो होता है उसमें यह देखा जाता है
कि आप किस तरीके से मैनेज करोगे सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट होगा वो आप कैसे मैनेज करोगे। तो फिर आपने डिसीजन लिया, जब स्टार्ट हो गया तो मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान आपने बनाया था, फिर आपकी उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करते हो, असेसमेंट करते हो अल्टरनेट्स की, मिटिगेशन की, और बाकी रिपोर्ट में जो आपने लिखा था पॉसिबल अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर रिस्क असेसमेंट, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के स्टेजेस क्या है, स्टेप्स क्या हैं। स्क्रीनिंग सबसे पहले होता है, स्कोपिंग होता है, उसका असेसमेंट होता है, फिर ऑडिटिंग होता है। तो ए इज द आंसर फॉर दिस, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, असेसमेंट, ऑडिटिंग। अगर इसमें रिपोर्ट लिखा होता तो स्कोपिंग के बाद रिपोर्ट बनती है। स्कोपिंग क्या चीज है? विच इंपैक्ट आर नेसेसरी, कौन कौन से इंपैक्ट पे फोकस डाला जाए, उसको स्कोपिंग बोलते हैं। कि क्या क्या इंपैक्ट है, क्या क्या देखना है, उसको डिटेल में डिस्कस करना है। विच प्रोजेक्ट को करना है कि नहीं करना है, वो स्क्रीनिंग है। ए इज स्क्रीनिंग, सी इज स्कोपिंग। एनवायरमेंट इंपैक्ट जो स्टेटमेंट है उसको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये नॉन टेक्निकल समरी होती है और जनरल पब्लिक के लिए बनाई जाती है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग असेसमेंट इज आइडेंटिफाइड एट दिस स्टेज, वो सही है। EIA is done before the project is implemented, प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने से पहले इसका EIA किया जाता है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट का, ये जो आपका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्यों है। एनवायरमेंट को ढंग से मैनेज करने के लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए मीन्स जो भी प्रोजेक्ट आप ह्यूमन बीइंग के लिए, जो भी ह्यूमन बीइंग प्रोजेक्ट बनाता है वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, तो उसको मैनेज करने के लिए इस रिपोर्ट का बनाना, यह एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना जरूरी है। गवर्नमेंट पॉलिसी बन चुकी है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनेगा इंडिया में तो EIA क्लियरेंस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से लेना पड़ेगा प्रोजेक्ट के बनने से पहले। कोई भी प्रोजेक्ट है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए, एडवर्स एनवायरमेंट इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए। इससे पहले कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए आपको जो इकोलॉजी इंपैक्ट है, इकोलॉजी पे क्या इंपैक्ट होगा उसको असेस करना इंपॉर्टेंट है। हमें पता लगना चाहिए कि ओवरऑल सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ेगी किसी भी प्रोजेक्ट की। ऐसा ना हो कि हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें बिना कुछ ज़्यादा प्लानिंग किए, बिना कुछ ज़्यादा सोचे हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें और बाद में हमें पता लगे कि उसका ह्यूज लॉस था। दैट शुड नॉट बी डन। करंटली एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स कौन कौन सी रिपोर्ट्स, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इस रिपोर्ट्स के साथ रिलेटेड हैं। देखो कुछ एजेंसीज हैं जो ऐसी रिपोर्ट्स को डील करती हैं और उनकी कुछ बेसिकली कंसर्न्ड नोटिफिकेशंस होती हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग लेना पड़ता है, इको सेंसिटिव एरिया, इको सेंसिटिव जोन, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये कुछ बेसिकली आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं जो EIA के साथ, रिपोर्ट्स के साथ डील करती हैं इंडिया के अंदर।
जब आप एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स बनाने लगोगे तो आप इन चीज़ों को फोकस करते हो, यहाँ पे आप इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। EIA इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, और जो बेसिकली लॉ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को देखता है इंडिया के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बना था 1986 में। उस लॉ का नाम है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके साथ साथ कुछ और लॉज हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर एक्ट 1974, जिसके चलते सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था। मैंने कल भी आपसे अलग से वीडियो में डिस्कस किया था कि जो वाटर एक्ट 1974 है, इसी से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था 1974 में। अगर एग्जाम में आए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बना था, तो 1974 में बना था वाटर एक्ट के चलते। एयर एक्ट आया था 1981 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, और ये जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है ये इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया है जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको बोलते हैं। और ये मिनिस्ट्री जो कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो क्या स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का, कि कौन से लॉज के थ्रू आप एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाते हो। एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर कंपलसरी है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ऊपर हो और ऐसी 29 कैटेगरीज हैं डेवलपमेंटल कैटेगरीज, जो अगर आप कोई प्रोजेक्ट इन कैटेगरीज में बना रहे हो तो एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है। पहले ये रिवर वैली प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ इन 1978-79 में। जब स्टार्ट हुआ तो रिवर वैली प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ। उसके बाद थर्मल पावर प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स इसमें डाल दिए गए। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड अप्रेजल कमेटीज कौन सी हैं? देखिए, कुछ एक्सपर्ट कमेटीज हैं हर पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड। प्रोजेक्ट किसी भी फील्ड का हो सकता है। प्रोजेक्ट आपका कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, हाईवेज का हो सकता है, माइनिंग का हो सकता है, किसी भी और अदर एक्सप्लोरेशन का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का हो सकता है। किस चीज़ का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की कैटेगरी के बेस पे एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है और वो एक्सपर्ट कमेटी उस प्रोजेक्ट को देखेगी। जैसे हमारे पास माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए अलग से कमेटी है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए अलग से है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए अलग है, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अलग है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अलग है। तो हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग कमेटी हैं जिनको एक्सपर्ट कमेटीज़ बोलते हैं। और ये एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटीज़ भी हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का अप्रेजल करना वो ये कमेटीज़ देखती हैं। अब प्रोसीजर क्या है? जब आप एप्लीकेशन देते हो, प्रोजेक्ट अथॉरिटी जिसने प्रोजेक्ट बनाना है, जब वो एप्लीकेशन देगी तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर एक टेक्निकल स्टाफ टीम होगी, वो उस प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन को देखेगा। तो आपने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उसका करवाना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से। आपने अपनी एप्लीकेशन दी तो एक टेक्निकल टीम आपकी उस प्रोजेक्ट को देखती है और कैटेगराइज डालती है ये कौन सी कैटेगरी का है। फिर डिपेंडिंग अपॉन कि ये कौन सी कैटेगरी का है, उस पर्टिकुलर अप्रेजल कमेटी को वो एप्लीकेशन दे दी जाती है। फिर वो अप्रेजल कमेटी उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करती है, साइट विजिट करती है, ऑन द स्पॉट असेसमेंट किया जाता है और फिर बेसिकली उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है।
ये सारे का सारा काम कुछ दिनों में किया जाता है। अभी हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि होता कैसे है और किस तरीके से अप्रेजल कमेटीज उसको प्रोसीड करती हैं। कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया, स्कोपिंग। आई थिंक दिस क्वेश्चन वी हैव डन। ये देखिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का अगेन किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग। क्या एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना है? अगर करना है तो किस स्केल पे करना है, अल्टरनेट क्या है, रिस्क क्या है, कैसे रिस्क को कम किया जा सकता है। डिसीजन लेते हैं, डिसीजन ले लिए कि प्रोजेक्ट चलेगा, अब मॉनिटरिंग करते हैं। एक और इमेज, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में किस चीज पे फोकस किया जाता है? सोशल, जो ह्यूमन से रिलेटेड है, एनवायरमेंट जो अर्थ साइंस से रिलेटेड है, इकोनॉमी जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। इसमें लाइफ साइंस भी आपकी इन्वॉल्व है, अर्थ साइंस भी इन्वॉल्व है, सोशल साइंस भी इन्वॉल्व है। सो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बहुत सी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। जो आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो वो आपकी इकोलॉजी, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। आप जानते हैं दो तरह का इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे है और एक्वेटिक जो पानी से रिलेटेड है। सो उन सब का इकोसिस्टम चेंज होता है। क्लाइमेट, एयर, वाटर, सॉयल, जियोलॉजी, अर्थ साइंस भी चेंज होती है, ये भी चेंज होता है। ह्यूमन बीइंग भी इम्पैक्ट आता है। तो जो आप प्रोजेक्ट लगाते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत सी चीज़ों पे होता है, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, सोशल साइंस, सब पे इम्पैक्ट होता है। आई थिंक दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। रेपिटेशन। EIA क्या कवर करता है? इंफॉर्मेशन गैदर करता है। किसी भी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसका बेसिकली इंपैक्ट क्या होगा लोगों पे। वाइटल इंफॉर्मेशन टू मेक द डिसीजन, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। किसी प्रोजेक्ट को लगाने से जो एक एडवर्स इंपैक्ट आएगा उसको रिड्यूस करना, और प्रोजेक्ट और पब्लिक के बीच में जो इशू आ सकता है उसको रिड्यूस करना। तो ये बेसिकली एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अलग अलग चीजें करता है। 2006 में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स आई थी। 2006 में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन में कुछ अमेंडमेंट्स आई थी। इसमें हमने सारे प्रोजेक्ट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया था। ए कैटेगरी का प्रोजेक्ट नेशनल लेवल और बी कैटेगरी का प्रोजेक्ट स्टेट लेवल का अप्रेजल रिक्वायर्ड था। हमने सारे प्रोजेक्ट्स जो भी थे जिसके लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कि स्टेट गवर्नमेंट करती है, या दोनों में किया जा सकता है। उसके लिए हमने प्रोजेक्ट्स को कैटेगराइज कर दिया, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स में अप्रेजल होना था नेशनल लेवल पे, बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट में अप्रेजल होता है स्टेट लेवल पे। ए कैटेगरी का जो प्रोजेक्ट है उसका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी करती है, जो हमने ऊपर कैटेगरीज पढ़ी, पावर प्लांट, न्यूक्लियर, फिर हमने अलग अलग जो प्रोजेक्ट पढ़े उसमें अप्रेजल कमेटीज बनी हुई हैं, वो करती हैं। और ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है। बी कैटेगरी का प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट लेवल पे होता है, उसकी असेसमेंट जो की जाती है वो स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बनी है। जैसे ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट को कौन करता है? इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी, IAA, नेशनल लेवल पे बनी होती है, एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। तो अगर आपसे को पूछे कि ए कैटेगरी का प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पे होता है स्टेट लेवल पे, आंसर इज नेशनल लेवल। कौन उसका अप्रेजल करता है? IAA एंड EAC, ये नाम पढ़ लेना क्या है। बी कैटेगरी का प्रोजेक्ट स्टेट लेवल का प्रोजेक्ट है, उसकी असेसमेंट कौन करता है? SEIAA, स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। जो आपने यहाँ पे IAA देखा, यहाँ पे SEIAA है, और
स्टेट लेवल एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी। यहाँ पे आपने एनवायरनमेंट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी देखा, यहाँ पे स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी देखा। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। अब कैटेगरी बी फर्दर दो कैटेगरीज में बटी हुई है, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2। कैटेगरी B1 जो है उसको EIA करवाना पड़ता है, B2 को EIA नहीं करवाना पड़ता। तो आप समझिए अब कि कैटेगरी B2 जो है वो उसको एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। मे बी छोटा प्रोजेक्ट है, उसका एनवायरनमेंट उतना असेसमेंट नहीं होगा, एनवायरनमेंट इंपैक्ट उसका नहीं है। तो एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किसका करवाना पड़ता है? कैटेगरी ए का और कैटेगरी B1 का। कैटेगरी B2 का एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करवाना पड़ता। थोड़ा सा डिटेल में, सबसे पहले EIA नोटिफिकेशन 1994 में आया था, फिर इसकी नोटिफिकेशन की अमेंडमेंट हुई 2006 में, जिसमें प्रोजेक्ट को बांट दिया गया ए कैटेगरी, बी कैटेगरी में। ए कैटेगरी का जो प्रोजेक्ट था वो बेसिकली उसको क्लियरेंस लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और बी कैटेगरी लेता है स्टेट गवर्नमेंट से। पर स्टेट गवर्नमेंट को पहले लिखना पड़ता है कि बी टाइप का प्रोजेक्ट B1 कैटेगरी में है कि B2 कैटेगरी में है। अगर B1 कैटेगरी में है तो बेसिकली उसको आपका एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट बनानी पड़ती है, B2 कैटेगरी को नहीं बनानी पड़ती। सेम चीज इस इमेज के थ्रू। तो अप्रेजल जो किया जाता है ए कैटेगरी प्रोजेक्ट का वो नेशनल लेवल पे होता है इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा। ए कैटेगरी का जो प्रोजेक्ट है उसको स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट को स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट है? नहीं। क्या B2 कैटेगरी इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाती है? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा कैटेगरी का प्रोजेक्ट है जिसको EIA की रिक्वायरमेंट नहीं होती? B2। A और B1 को रिक्वायरमेंट होती है। तो स्कोपिंग तभी होगा अगर एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना है। स्क्रीनिंग में तुम ये डिसाइड करते हो कि एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना है कि नहीं करना है। किसका एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होता? B2 का। तो क्या उसके लिए स्कोपिंग की रिक्वायरमेंट है? नहीं। कौन कौन से फेजेस होते हैं एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस में? स्क्रीनिंग होता है, स्कोपिंग होता है, बेसलाइन डाटा कलेक्शन होता है, इंपैक्ट प्रेडिक्शन होती है, सब होता है। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या होता है अंडर एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट? स्क्रीनिंग क्राइटेरिया स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, लोकेशन ऑफ डेवलपमेंट, इन सब के बेस पे होता है। स्कोपिंग से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो और ये बताओ कि स्कोपिंग से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। स्कोपिंग में बेसिकली आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की लिखते हो और आप ये देखते हो कि जो इंपैक्ट होगा उसका क्या स्केल होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी। तो जो भी इंपैक्ट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में इंपैक्ट हो सकता है आप उसकी सारी डिटेल्स यहां पे लिखते हो। तो डिटेल सारी यहां पे आती हैं।
देखो, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का इंपैक्ट प्रिडिक्शन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एनवायरमेंट इंपैक्ट का प्रिडिक्शन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ किया जा सकता है। अगर आप डिटेल ज़्यादा रखोगे तो आप उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बायोलॉजिकल, नॉइज, लैंड, एयर, इन सब का प्रिडिक्शन करना पड़ता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के अंडर। जब आप एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करते हो तो आपको इनका प्रिडिक्शन करना पड़ता है, बायोलॉजिकल, नॉइज, लैंड, एयर प्रिडिक्शंस। तो ये फ्रेंड्स आपका जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट वाले एग्जाम के लिए। अगर आप जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अभी पंजाब के लिए है ये, किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप इसको गो थ्रू करें और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन सीरीज़ बनी हुई है योरपीडिया की, उसमें ज़रूर आप देखें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसको एक बार गो थ्रू करें फिर आप बाकी क्वेश्चंस लगा पाएंगे। थैंक यू।